वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। होमोजेनियस सिस्टम, देखिए आपने अभी पढ़ा है ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस तरीके के लीनियर इक्वेशंस के बारे में। अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में बी की वैल्यू 0 हो जाए तब ये किस में चेंज हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम इस सिस्टम को बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और इन सिस्टम को बोला जाता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो मैं इसका एक बार स्ट्रक्चर लिख के बताता हूँ आपको, ये किस टाइप के होते हैं। अगर मैं 2x2 का लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। इसको आप कैसे लिखेंगे, a1 b1 a2 b2, ये हो जाएगा आपका x y इज इक्वल टू 0 0। तो ax इज इक्वल टू 0 अगर आपका इस तरीके का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसे हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम। और अगर वो एक ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में है जहाँ b आपका नॉन जीरो है तो हम उसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। ओके, तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए, ये है आपका नॉन होमोजीनियस और ये है आपका होमोजीनियस। तो जिस तरीके से आपने ax इज इक्वल टू b में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का केस देखा था, उसी तरीके से ax इज इक्वल टू 0 में भी कुछ केस है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का वर्किंग रूल है, आगे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि आपका होमोजेनियस सिस्टम है तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 है, मतलब आपको x और y की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है कि ये आपका 0 की इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमेशा सेटिस्फाई होगा ना। यहाँ पर आप 0 रख दीजिए, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, नीचे भी 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका होमोजीनियस सिस्टम जो होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है, मतलब उसके पास सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। एक सॉल्यूशन जो है जिसे जीरो सॉल्यूशन बोला जाता है, इसे क्या बोलेंगे आप, जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन को ही ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोला जाता है ना, ये हमेशा आपके पास रहेगा। जैसे कि आपने नॉन होमोजीनियस जो पढ़ा था ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसमें क्या था कि मे बी कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट है ना, लेकिन होमोजीनियस में ऐसा कभी नहीं होगा, होमोजीनियस आपका हमेशा कंसिस्टेंट होगा। हम देखते हैं वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब आपके पास जो होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का क्या वर्किंग रूल होगा। देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स दिया है, m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स, हम इसे क्या बोलते हैं, m इक्वेशंस n अननोन्स। इक्वेशन मतलब रो होता है, अननोन्स मतलब कॉलम। तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि होमोजेनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है ना। जैसे कि आपने ax इज इक्वल टू बी के ax इज इक्वल टू बी में आपने क्या देखा था कि वहाँ पर दो केस होते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर वैसा नहीं है, होमोजेनियस हमेशा कंसिस्टेंट होगा, तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन 100% मिलेगा। बस आपको हो सकता है वो यूनिक सॉल्यूशन मिले या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो पहला केस देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसे आप ax इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद आप a को, आपका जो मैट्रिक्स a है उसे एशेलॉन फॉर्म में चेंज करके आप मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करेंगे। आपने मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट किया, अब देखेंगे कि क्या मैट्रिक्स का रैंक कॉलम से कम है। अगर मैट्रिक्स का रैंक कॉलम से कम हुआ तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस का केस है। ओके, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में चेंज करके उसका रैंक फाइंड आउट कीजिए, कॉलम से कंपेयर कीजिए। अगर नंबर ऑफ कॉलम से वो कम हो गया रैंक तो हो जाएगा वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इस केस में आपके पास कुछ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस भी होंगे, तो उसे फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू n माइनस आर। आप कॉलम्स में रैंक को सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ओके, सेकेंड केस देखिए, अगर आपका रैंक जो है वो कॉलम्स के बराबर आ जाएगा, ये वाला हम लोग पिछले बार भी देखे थे, अगर रैंक अगर कॉलम के बराबर आ जाता है तब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर जो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है होमोजेनियस सिस्टम में, उसे यूनिक सॉल्यूशन के साथ साथ ओनली जीरो सॉल्यूशन भी बोला जाता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर एलडी सॉल्यूशन। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको कभी बोल देता है कि एलडी सॉल्यूशन होगा या नहीं, तो एलडी सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन को ही एलडी सॉल्यूशन बोला जाता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब एलडी सॉल्यूशन होता है। तो ये चारों जो वर्ड है वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके,
थर्ड है आपका, देखिए थर्ड जो केस है वो भी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस का ही केस है, ये कोई नया केस नहीं है, ये जस्ट इसी का ही एक पार्ट है। देखिए अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस मतलब नंबर ऑफ रो अगर कॉलम से कम है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि उसके पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। देखिए मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। आप जानते हैं कि रैंक क्या होता है, हमेशा लेस और इक्वल होता है मिनिमम ऑफ mn, है ना। तो अगर आपके पास रो जो है वो अगर कॉलम से कम है तो मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम आपका m आएगा, है ना। अब अगर मिनिमम m आएगा तो वो n से तो कम ही होगा। तो देखिए यही वाला केस आ रहा है यहाँ पर, r इज लेस देन n। अगर r इज लेस देन होगा तो वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये चीज़ क्यों हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। केस थर्ड, अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछ दिया डायरेक्टली कि आप बताइए कि सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम जो है आपके पास, उसके पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा या नहीं। अगर वो सिंपली पूछता है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा या नहीं, तो आप क्या बताएंगे, अब डायरेक्टली इक्वेशंस और अननोन्स को चेक कर लीजिए, इक्वेशंस कम है या अननोन्स। अगर आपका इक्वेशंस कम हो गया अननोन से तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसके पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए और आप एक दूसरा ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, है ना। m की वैल्यू यहाँ पर 2 है और कितने अननोन्स है आपके पास, 3 अननोन्स है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि इक्वेशंस जो है वो ज़्यादा हो गए हैं अननोन से, सॉरी इक्वेशंस कम हो गए हैं आपके अननोन से। तो इस केस में क्या होगा, ये डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि इसके पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। तो अगर आपके पास इसमें आपको रैंक निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि इक्वेशंस कम है अननोन से, इसका मतलब इसके पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने का तरीका आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, n-r करके। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका 3 केस हो गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए ना, बिल्कुल भी आप होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम है उसको मिक्सअप नहीं करेंगे ना। 3 केस इसमें भी है ना, उसमें भी 3 केस थे शायद आपके, तो तीनों को आप डिफरेंट तरीके से याद रखना, इसमें बिल्कुल भी गलती मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं। यहाँ पर आपको 2 इक्वेशंस और 2 अननोन्स में आपका एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। ये आपका होमोजेनियस सिस्टम है क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपका क्या है 0 0। हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होगा सबसे पहले हमें ax इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा 1 1 2 2। यहाँ पर आप क्या जाएंगे अननोन्स x और y, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 मैट्रिक्स। ओके, अब आपको क्या करना है, इसे हम सिंपली इस A मैट्रिक्स सिर्फ A को हम लिखेंगे और उसे एस्लॉन में चेंज करेंगे 1 1 2 2। सिर्फ हमें इसे एस्लॉन में चेंज करना है। आप ax इज इक्वल टू b में क्या करते हैं, a ऑग्यूमेंटेड b, इसे पूरी तरीके से एस्लॉन में चेंज करते हैं। बट यहाँ पर क्या आपका b वेक्टर तो 0 है तो उससे लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो सिंपली आप इसे ही एस्लॉन में चेंज करेंगे। यहाँ आप क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट एंट्री है, नॉन जीरो है, मतलब ये आपका पीवट हो गया। इसकी हेल्प से अब हम नीचे में 0 बनाएंगे। ये हो जाएगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका चेंज हो जाएगा 1 1 0 0 में। तो इस तरीके से आपका मैट्रिक्स में चेंज हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या बताना है कि मैट्रिक्स के पास कितने सॉल्यूशंस है। तो देखिए ये आपका होमोजेनियस सिस्टम है तो ये हमेशा कंसिस्टेंट तो होगा, बट आपको ये बताना है कि इसके पास लीनियरली ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, मैट्रिक्स का रैंक कितना आ रहा है, रैंक ऑफ ए आपका आ रहा है यहाँ पर सिर्फ 1। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं आपके, 2 कॉलम्स है, मतलब आपका रैंक कितना आ गया, कॉलम से छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि आपके कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। तो आप जानते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का क्या होता है रूल। लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन में आप क्या करते हैं, n-r, मतलब कॉलम में से आप रैंक को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यह आपका आ गया 1, मतलब आपके पास सिर्फ एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, बाकी जितने सॉल्यूशंस होंगे वो सारे के सारे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। ओके,
तो यहाँ पर आपका लास्ट में क्या मैट्रिक्स आया था, 1 1 0 0। यहाँ पर आपका आ गया x y, तो ये आपका था 0 0। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो होगा x + y = 0। इसका मतलब क्या हुआ, x = -y। तो यहाँ पर आपका ये जो वेक्टर है x और y उसमें किसमें चेंज हो गया, x y आपका चेंज हो गया -y और y में। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारी के सारी एंट्रीज जो है सिर्फ y के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब y आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपका वो सॉल्यूशन हो जाएगा ना। यहाँ पर आपको y 0 नॉन 0 कुछ भी पुट कर सकते हैं ना। यहाँ पर ये आइगन वेक्टर नहीं पूछ रहे हैं, ये सिंपली सॉल्यूशन सेट की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशंस की। तो अगर आप y = 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 0। मतलब x और y दोनों की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और आप तो जानते हैं कि 0 तो हमेशा सॉल्यूशन होता ही है। तो ये कोई खास सॉल्यूशन तो नहीं हुआ, हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं एलडी सॉल्यूशन। 0 सॉल्यूशन हमेशा एलडी सॉल्यूशन होता है। हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको y की वैल्यू कोई से भी नॉन जीरो वैल्यू रख लीजिए। आप y ≠ 0 कुछ भी पुट कर दीजिए बिलोंगिंग टू r। आप मान लीजिए आपने y की वैल्यू पुट कर लिया -1, तो आपका वेक्टर क्या मिलेगा, सॉरी सॉल्यूशंस क्या मिलेंगे, 1 और -1। अब आप इसमें पुट करके देख लीजिए क्या उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखिए 1 - 1 = 0 हो जाएगा, 2 - 2 = 0। मतलब ये आपके सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। आप कुछ भी रख सकते हैं। आप यहाँ पर y की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, आपके पास ये वाला सॉल्यूशन सेट मिलेगा -2 और 2, और ये दोनों आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कोई सा भी आप एक नॉन जीरो नंबर पुट करेंगे तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो पाएगा, बाकी सॉल्यूशंस को आप दूसरे सॉल्यूशंस की हेल्प से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे ये जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसके पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस थे और उसके पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन, ये आपको 3 इक्वेशंस और 3 अननोन्स में एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और इसके आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसे लिखेंगे x = 0 के फॉर्म में। ये आपका हो जाएगा 2 - 3 1 1 2 - 3 4 - 1 2। ये हो जाएगा x y z। यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 वेक्टर, 0 मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आपको एशेलॉन में चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 2 - 3 1 1 2 - 3 4 - 1 2। इस मैट्रिक्स को एशेलॉन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इस वाली एंट्री ये आपकी पीवट है, पीवट के नीचे आपको 0 बनाना है ना। तो पहले आप क्या कीजिए, इसे आप 1 बना लीजिए। तो हम क्या करते हैं, रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में हम एक रो ऑपरेशन यूज़ कर लेते हैं, R1 इंटरचेंजेस टू R2। इससे ये हो जाएगा 1 2 - 3 2 - 3 1 4 - 1 2। इस तरीके से आप चाहते तो इसमें 2 का डिवाइड भी कर सकते थे, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर -3/2 1/2 फिर आप रो ऑपरेशन लगाओगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज कर लिया। अब ये फर्स्ट एंट्री आपकी नॉन जीरो है, पीवट बन जाएगा। अब इसकी हेल्प से आप नीचे में 0 बनाइए, R2 चेंजेस टू R2 - 2R1। इसी 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, R3 चेंजेस टू R3 - 4R1। दोनों रो ऑपरेशंस को आप यूज़ कीजिए, आपको क्या मिलेगा 1 2 - 3 0 -7 7। ये हो जाएगा आपका 0 9 और ये हो जाएगा 14। ओके सॉरी, ये आपका -9 होगा आपका, ठीक है, ये -9 होगा। तो ये आपको मिला, ये आपका फर्स्ट पीवट, ये आपका सेकंड पीवट। लेकिन इसको भी आप और सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, इसको, ये तो पीवट बन गया है आपका, लेकिन आप क्या कीजिए, इस रो में आप -7 से डिवाइड कर दीजिए। R2 चेंजेस टू -1/7 R2। तो ये चेंज हो जाएगा 1 2 - 3 0 1 - 1 0 -9 और 14। इससे आपका काम और आसान हो जाएगा।
देखिए आपका पीवट है, सेकंड पीवट है, सेकंड पीवट के नीचे आपको 0 बनाना है। आप क्या करेंगे, R3 चेंजेस टू R3 प्लस 9R2, ये आपका हो जाएगा 1 2 -3 0 1 -1 0 0, और ये आपका हो जाएगा 5। देखिए अब आपका ये पूरी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में चेंज हो गया है। अब आप क्या करेंगे, x y z और ये आपका 0 0 0। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि सिस्टम के पास कैसे सॉल्यूशंस होंगे। तो देखिए आपके पास मैट्रिक्स का रैंक कितना है, रैंक ऑफ है आपके पास 1 2 और 3 पीवट्स है, मतलब रैंक आपका 3 होगा। और कॉलम्स कितने हैं आपके पास, मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 3 कॉलम्स है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक अगर सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, आपका सिर्फ 0 सॉल्यूशन होगा। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं यहाँ पर से कि आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब सिर्फ 0 सॉल्यूशन ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, मतलब इसको ला भी सकते हैं इसको इक्वेट करके। जैसे कि आप इसे इक्वेशन बनाइए, ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा 5z इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 0, और y और z की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, x y और z तीनों की वैल्यू आपको 0 मिली। तो ये आपको निकालना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है होमोजेनियस सिस्टम में, है ना, मतलब अगर आपके होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसमें अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आप इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बोल देना कि x y और z की सिर्फ 0 वैल्यू मिलेगी, वही इस सिस्टम के लिए सॉल्यूशन होगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशंस हैं और आपके पास 4 अननोन्स है x y z और t। ओके, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी आपके पास कांस्टेंट नंबर, जैसे कि यहाँ पर ये 1 है कांस्टेंट, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, इसे आपको हमेशा राइट हैंड साइड में लेके जाना है ना, इसे आपको इक्वल के राइट हैंड साइड में रखना है। तो पहले इसे हम चेंज करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस z माइनस टी इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2z माइनस 3t इज इक्वल टू -4, हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस टी इज इक्वल टू -3। ये आपका इक्वेशन चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में से अरेंज करना है। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 1 माइनस 1, ये होगा आपका 3 सॉरी देखिए ध्यान रखना ना, आप यहाँ पर y का टर्म नहीं है तो हो जाएगा 0, -2 -3 हो जाएगा 5 -4 0 1, और ये आपका हो जाएगा x y z और t। यहाँ पर आपका आ जाएगा बी मैट्रिक्स -1 -4 और -3। ओके, अब आप इसे a ऑगमेंटेड b के फॉर्म में लिखिए। ये हो जाएगा आपका 1 -2 1 -1 3 0 -2 -3 5 -4 0 1, सॉरी ये हो जाएगा आपका ऑगमेंटेड में -1 -4 -3। अब आपको इसे एशेलॉन फॉर्म में चेंज करना है। ये आपका फर्स्ट एंट्री है, नॉन जीरो है, ये आपका हो गया पीवट। इसे आप क्या करेंगे, इसकी हेल्प से नीचे में आपको 0 बनाना है। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1 करेंगे आप। इसे 0 बनाने के लिए आप करेंगे R3 चेंजेस टू R3 माइनस 5R1। ये काम आप करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 -2 1 -1, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 6, ये होगा आपका -5 और ये आपका 0। इसमें जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये होगा 0
6 5 माइनस में और ये होगा आपका 4। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये वाला आपका प्लस होगा, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये आपका प्लस है, तो ये अगर प्लस होगा आपका तो ये आपका 6 बन जाएगा, ठीक है, 6 ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन में +3 है ना, वो -3 नहीं है, क्वेश्चन में मिस्टेक था ये। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 6 और लास्ट वाली एंट्री आपकी हो जाएगी 5, ये हो गया 2 आपका, ओके। ये आपका पीवट हो गया। इसके बाद आपका पीवट बनेगा यहाँ पर, ये नॉन ज़ीरो है, मतलब आपका ये पीवट बन गया। इसके नीचे आपको 0 बनाना है। आप सिंपली क्या करेंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 करेंगे। ये आपका हो जाएगा 1 - 2 1 - 1 0 6 -5 6 -1 0 0 0 0 और ये हो जाएगा आपका 3। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब आप इसमें मैट्रिक्स का रैंक देखिए, रैंक ऑफ ए। आपका रैंक ऑफ ए क्या आ रहा है, यहाँ पर आपके पास एक पीवट, ये दूसरा पीवट, 2 पीवट है, मतलब रैंक आपका 2 आ गया। जब आप रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी चेक करेंगे तो वो क्या आएगा, इसे आप रिमूव कर दीजिए। पहला पीवट, दूसरा पीवट, यहाँ पर पीवट बनना था लेकिन वो 0 है तो ये पीवट नहीं बन सकता। उसके साइड में देखेंगे, ये भी 0 है तो ये भी पीवट नहीं बन सकता। ये आपका नॉन ज़ीरो है तो ये आपका पीवट बन जाएगा। तो यहाँ पर रैंक कितना आ गया आपका 3। अब क्योंकि आपका रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आ गया, इसका मतलब क्या है, आपके पास सिस्टम के पास नो सॉल्यूशंस होंगे, ओके। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आप ये 0 0 को देख के आप ये मत सोचना कि ये होमोजीनियस सिस्टम है। आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट आपको इक्वल टू के लेफ्ट में दिए हो सकते हैं, तो आपको उसे राइट में लेके जाना है। कई स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं कि ये होमोजीनियस सिस्टम है, बना के सॉल्व कर देते हैं, तो आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा।